वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अगले मेहमान भी जुड़ गए हैं। हेमंत तुस्तिकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर, अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल। आप दोनों का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा विषय जहां पर जिसकी लगातार हेडलाइंस बन रही है और शायद इन्वेस्टर्स को इस बात को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य जो है अपने पोर्टफोलियो में इस बात को लेकर अलाइन भी किए होंगे। रुपए की कमज़ोरी और डॉलर का बढ़ता कद। अर्नब जी, हमें समझाएं कि सबसे पहले तो हमने जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कमेंट्री सुनी थी, उसमें साफ तौर से यही कहा गया था कि फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं लग रही है कमज़ोर होते हुए रुपए के पीछे, लेकिन उन्होंने साथ ही ऐसा कोई लेवल भी नहीं दिया कि जिसके पार अगर कमज़ोरी बढ़ जाती है तो तुरंत कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर का कद बढ़ रहा है, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में इसको लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन भारत में जो गिरावट गहरा रही है या जो गिरावट हम फिलहाल आती हुई देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लगभग 4 से 5% की कमजोरी अगर आ जाती है तब भी भारत जो है संभाल लेगा या संभल जाएगा रुपए की कमजोरी को देखते हुए। लेकिन ये तालमेल कैसा है, जरा हमको ये समझाएं। क्यों डॉलर का कद लगातार बढ़ रहा है, क्यों तमाम विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसकी मजबूती का असर पड़ रहा है, और क्यों रुपए की कमजोरी इतना बड़ा चिंता का विषय फिलहाल नहीं है भारत के लिए? है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये है कि अमेरिका, जिसे आज की तारीख में वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और क्योंकि उनकी जो करेंसी है यूएस डॉलर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि बहुत सारा ट्रेड जो होता है वो डॉलर में सेटल होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डॉलर को जो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली कई सारी और करेंसियों को इंपैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं यूएस की स्थिति में, जहां पर हम देख रहे हैं कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो एक एग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रही है, यानी कि रेट्स बढ़ा रही है। अब सिंपल तालमेल ये रहता है कि जब आप इस प्रकार से अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हो तब आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। अगर दूसरे देशों उसी तरह से इंटरेस्ट रेट स्ट्रांगली बढ़ाते नहीं है तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है वो सिर्फ न ही भारतीय रुपये के सामने लेकिन दुनिया की तमाम करेंसी के सामने मजबूत हो रहा है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो तो एक एक्चुअली मल्टी डेकेड हाई पर पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर हर एक करेंसी के सामने एप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि हर एक करेंसी डॉलर के मुकाबले वीक हो रही है। एक्सेप्शंस है एक दो, जहां पर एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स नियम के उल्टा जा रहे हैं। तो हम देखें तो भारत की स्थिति इसमें ऐसी है कि अगर आप पाउंड को देखें, यूरो को देखें, स्विस फ्रैंक को देखें, जापानीज येन को देखें, ये बड़ी बड़ी करेंसी है जहां पर ट्रेड के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। उससे कम हमें डेप्रिशिएट हुआ है रुपया। इसीलिए ये मानना है आरबीआई का कि हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक इकोनॉमी के लिए जब एक करेंसी बहुत स्विफ्टली डेप्रिशिएट होती है छोटे समय में, वो एक नेगेटिव फैक्टर होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके ओवर अ फेज्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़ा डेप्रिशिएट होता है तो वो कंपनियों और इकोनॉमी के लिए इतना डिस्टेबिलाइजिंग नहीं है। इसीलिए आरबीआई खुश है, यानी कि वो उसको धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट होने दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आरबीआई यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी 76, 78, 79, मे बी इवन 80, 81 के लेवल्स पर हमने देखा है कि आरबीआई इन ये जो फॉरेक्स मार्केट है वहां इंटरवीन करके वो डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है ताकि शार्प डेप्रिसिएशन ना हो। तो ये सभी स्थिति को देख के हम ऐसा बहुत क्लियर है कि जब तक डॉलर का स्ट्रेंथ रहेगा तब तक रुपये में डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन आरबीआई उसे बहुत शार्पली भी डेप्रिशिएट नहीं होने देगा। हेमंत जी, मुझे ये बताएं कि रुपए की कमजोरी का असर आपके किस किस निवेश विकल्प पर पड़ता है, किस किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पर पड़ता है? देखिए, दो तरीके हैं। कविता, इसको अगर देखना है, अगर हम बात करें
आपकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, यानी एज एन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर अगर आपने बाहर इन्वेस्ट किया है, तो उस समय पे तो जब रुपी डेप्रिशिएट करता है आपके लिए फायदे की बात है। उसका सिंपल सा कारण ये है कि अगर मान लीजिए जब आपने इन्वेस्ट किया था और उस समय पे मान लीजिए INR और USD जो है 70 रुपीज पे था, अगर मान लीजिए 75 पे था और अभी 82 पे है, तो जब आपने डॉलर यहाँ से भेजा तब दाम कम थे। अब जब रुपी डेप्रिशिएट हुआ उसके बाद अगर आप पैसा लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा 75 और 82 में 7 रुपीज का फायदा है। तो आई थिंक जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, ऑब्वियसली आपकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको उसका फायदा मिलता है। बट अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, ऑब्वियसली जो भी इम्पैक्ट रुपी डेप्रिसिएशन का हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, उसका असर ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के थ्रू कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ता है। तो दोनों तरीके से करता है, बट मुझे लगता है अगर हम फायदे की बात करें तो आपकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वहां पे आपको फायदा होता है। ऐसे में वो कौन कौन से ऐसे आर्थिक लक्ष्य होंगे जो सफ़र करेंगे रुपए की इस कमज़ोरी के चलते, अर्नब जी, जो इमीडिएट आपके शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल्स हों, लेकिन जो सडन गिरावट हम देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट तो आपकी जमा पूंजी पर, जो किसी लक्ष्य के लिए शायद आपने जमा भी कर रखी है, उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसमें बहुत क्लियर है, अगर फॉर एग्जांपल आपका चाइल्ड के एजुकेशन का गोल है, खास करके यूएस यूनिवर्सिटी में, देखिए क्योंकि यूएस डॉलर के सामने रुपी का डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा हुआ है, तो ये तो आपको फैक्टर इन करना ही चाहिए। लेकिन एजुकेशन इन यूएस वो ऑब्वियसली आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो फॉरेन में, तो उसका भी इस प्रकार का गोल को असर पड़ेगा और आपको उसके लिए ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेन 2 एरियाज हैं जहां पर असर इमीडिएटली पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास और भी कोई एवेन्यूज है जहां पर आप स्पेंड करने वाले हो फॉरेन करेंसी में, तो उस पर भी आपका असर दिखेगा। ऐसे में अर्नब जी, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में अगर एक्सपोजर हो तो उससे मुझे फायदा होगा? अर्नब जी जी इस समय आपके पोर्टफोलियो में अगर इंटरनेशनल जी अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल जो प्राइसेस है आपके एनएवी में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट होती है, आपके स्टॉक प्राइसेस में कन्वर्ट होती है, तो जब आप उसे कन्वर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली रुपी डेप्रिसिएशन आपके रिटर्न्स में ऐड हो जाता है। तो जब आप कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो तो उसमें इंटरनेशनल एसेट के प्राइस चेंज का और ऑन टॉप ऑफ दैट करेंसी डेप्रिसिएशन का, ये दोनों का आपको लाभ मिलता है। तो उसमें आपके इंटरनेशनल स्टॉक्स आ गए, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आ गए, और डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड और सिल्वर जो है उसके प्राइसेस पर भी आपको क्लियरली असर दिखेगा, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन ये दोनों के प्राइसेस को लोकल करेंसी में भी बढ़ा देता है, क्योंकि इसके इंटरनेशनल प्राइसेस डॉलर में तय होते हैं। सोने चांदी में भी हम देखेंगे इजाफा होगा ना इनकी कीमतों में, हेमंत जी? हेमंत जी, सोने चांदी की कीमतों में भी इजाफा होगा ना ऐसे में? हेमंत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अर्नब जी, आप दे सकते हैं इसका जवाब। जी जरूर, सोने चांदी के लोकल प्राइसेस में भी इसका इजाफा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में सिल्वर गोल्ड दोनों डॉलर्स में ट्रेड होते हैं। तो आज की तारीख में जब आप लोकल गोल्ड प्राइसेस, लोकल सिल्वर प्राइसेस को देखते हैं, तो उसमें भी 2 इम्पैक्ट आता है। पहला इम्पैक्ट एक्चुअल इंटरनेशनल प्राइस चेंज का आता है, और दूसरा जो करेंसी मूवमेंट है उसका आता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन से ऑटोमेटिकली लोकल भाव बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की कंपैरिजन लोकल गोल्ड प्राइसेस से करें, तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस से ज्यादा रिटर्न आपको लोकल गोल्ड प्राइसेस में मिलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी डेप्रिसिएशन के हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर रुपए की कमजोरी का असर आपके पोर्टफोलियो पर और आपके लक्ष्यों पर कैसे यहाँ पर पड़ेगा, इस पर हमने बात कर ली है। लेकिन दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का, और ऐसे में शाम हमारे दर्शक को कोशिश हम कर रहे हैं कि हमें फ़ोन लाइन पर मिल जाएं, लेकिन जब तक वो फ़ोन लाइन पर मिलते हैं, हेमंत जी, सवाल आपके पास है। 15 साल के लिए इन्होंने जो है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से पोर्टफोलियो बनाया है। SBI स्मॉल
स्मॉल कैप फंड है, 500 रुपये की SIP कर रहे हैं ये, और मेरे ख्याल से ये इनका पहला निवेश है और 30,000 रुपये की इनकी सैलरी है। अब ऐसे में इन बहुत सवाल इनसे पूछने थे, अगर फ़ोन लाइन पर मिल जाए तो पूछ लिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग करना कितना डिले हो गया है ये इनके लिए, हेमंत जी? देखिए, समय तो इनके पास अभी भी है। इन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, तो फिर 40 इयर्स की एज है, तो बेसिकली इनकी इंटेंशन ये है कि 55 इयर्स में वो रिटायर होना चाहते हैं। आई थिंक अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने कहा कि इनका जो समय तो इनका बहुत क्लियर है, 15 साल, लेकिन इन्होंने कुछ टारगेट नहीं रखा है। आई थिंक किसी भी गोल के लिए, स्पेशली अगर हम रिटायरमेंट गोल की बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। टारगेट होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर पाते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। तो मैं ये मान के चलूँ, इन्होंने कहा जैसे इनकी 30,000 रुपीज़ इनकम है करंटली, तो अगर ये 1 करोड़ का टारगेट मान के चलें, तो 15 साल में वहां तक पहुंचने के लिए अगर ये इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चलें, तो करीब इनको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इनकी इन्वेस्टमेंट जो है करंटली वो सिर्फ 500 रुपए की है, और जो इनकी लेवल है अभी इनकम की 30,000, जाहिर सी बात है कि उतनी इन्वेस्टमेंट वो अभी कर नहीं पाएंगे। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसा आपने पूछा कि इनकी शायद डिले हो गया है। यस, डेफिनेटली कुछ डिले जरूर है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर यहाँ से अपना जो रिटायरमेंट पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर भी करेंगे, तो इनकी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 20,000 से 10,000 रुपए पे आ जाएगी। वो भी शायद इस समय इनके लिए मुश्किल होगा इन्वेस्टमेंट करना। मे बी 1-2 साल के बाद ये कोशिश करें कि जैसे उनकी इनकम बढ़े, तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए वो बढ़ा ले। तो क्योंकि देखिए, टारगेट पूरा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या फिर अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। लकीली इनके पास समय है, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग 55 पे थी, तो 5 साल और बढ़ा सकते हैं। 10,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है। मैं चाहूंगा कि ये 2 फंड जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर नियर फ्यूचर में करना चाहें, तो निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड और कोटक इमर्जिंग फंड, ये 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो शायद पोर्टफोलियो की शुरुआत अच्छी हो सके। आगे बढ़ते हैं और आनंद मिश्रा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार कविता मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू सो मच आनंद जी। पिछले 1 वर्ष से मैं आपको देख रहा हूँ और बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया और बहुत उसमें प्रॉफिट भी लिया हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से ये दिन की सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है, और वाकई बहुत अच्छा लगा जब दर्शक ऐसा कहते हैं। तो बताइए आपकी मुनाफे की जर्नी कैसी रही है, कहाँ निवेश किया, आज कैसे आपकी सहायता की जा सकती है? मैडम, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 19 लाख है। ओके। और टोटल कॉर्पस हमारे पास 31 लाख है। ओके जी, तो मैं चाहता हूं कि कुछ प्रॉफिट बुक किया जाए, तो उसका कुछ टेक्निकल कुछ जानकारी आप दें कि कैसे बुक करना चाहिए। मेरा सवाल है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उससे करना चाहिए या फिर जिनका परफॉर्मेंस पुअर है उससे करना चाहिए? तो आनंद जी, सबसे पहले तो बताएं क्या पैसों की जरूरत है तुरंत? मैम, 1 साल के बाद हमारी डॉटर की मैरिज करनी है, 1 साल के बाद। ठीक है, तो इक्विटी से तो कुछ पैसा निकाल कर आपको डेट में तो डालना ही पड़ेगा। फिलहाल मुझे फंड की डिटेल्स आप बताएंगे जरा, क्योंकि उसकी कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही है मेरे पास जानकारी के लिए। हाँ जी, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है। ओके। हाँ, DSP स्मॉल कैप है, DSP हेल्थ केयर फंड है, मिड वैल्यू मिड कैप L&T मिड कैप फंड है, SBI मैग्नम फंड है, मिड कैप मैग्नम फंड, और फ्रैंकलिन इक्विटी फंड है। फ्रैंकलिन इक्विटी, ठीक है, ओके। DSP का आपने स्मॉल कैप बताया ना, ठीक है जी। आदित्य बिरला का फ्रंट लाइन इक्विटी हाँ, फंड है। वो लिख लिया मैंने। तो मुझे बताएं, अभी आपको बेटी की शादी के लिए, क्योंकि अभी आपका जो कॉर्पस जो वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की, आप कह रहे हैं 31 लाख है ना? तो अब इस पूरे 31 लाख को ही आप बेटी की शादी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इसमें से कुछ राशि है जो आप बेटी की शादी में इन्वेस्ट का मतलब लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे? 4 महीने के बाद मैं रिटायर्ड होने वाला हूं, तो मुझे तो पूरा कॉर्पस मिल जाएगा रिटायरमेंट फंड से ही, बट मेरा इंटरेस्ट है कि क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आफ्टर रिटायरमेंट भी? अभी कोई वैसा नीड नहीं है इक्विटी फंड का, तो बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आज से बोल रहा हूँ। कॉर्पस मेरे पास है मैरिज का। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं। अगर वो जरूरत इसी निवेश से पूरी होनी है तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अमाउंट क्या होगा?
मैम जितना परमिसिबल हो प्रॉफिट बुकिंग बस उतना ही करना चाहता हूँ टैक्स एडवांटेज के लिए आपसे। चलिए अर्णव जी, आपने फंड्स के नाम नोट डाउन किए क्योंकि उसकी शायद डिटेल्स आप तक नहीं पहुंची थी। नहीं, मैंने सुने हुए हैं इन्होंने जो फंड्स बताए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने फंड्स कब बेचने चाहिए। दो कारण हो सकते हैं, एक अगर आपका लक्ष्य अचीव हो गया हो तो, और दूसरा अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो। अब इनके केस में इनके पास अपने बेटी की शादी के लिए पैसे ऑलरेडी है फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा उनका लक्ष्य यानी कि उनको अभी पैसे उस तरह से गोल अचीवमेंट की हिसाब से भी नहीं चाहिए। लेकिन उनका जो कॉर्पस है 19 लाख से 31 लाख हो गया, यानी कि 12 लाख का गेन है। उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है फ्रॉम दी टैक्स एंगल ऑल्सो। अब देखिए, आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में अपने कॉर्पस को बढ़ाते रहने के साथ साथ ये भी देखना है कि क्या ये प्रॉफिट बुक करने से आपको टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। अब जो प्रोविजंस है टैक्स में, उसमें ये बहुत क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हर साल अप टू 1 लाख बुक करते हो तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स म्यूचुअल इक्विटी फंड्स हेल्ड फॉर अ पीरियड 1 साल के ज्यादा, उसमें आपको 1 लाख तक टैक्स फ्री अमाउंट है। तो आप 1 लाख का हर साल टैक्स बुक कर सकते हो और उस पर आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं। मोर इम्पोर्टेंटली इनको क्या जरूरत है कि इनके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि कई 2-3 फंड ऐसे हैं जो इनके पोर्टफोलियो के लिए इस तरह से सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो एक लार्ज कैप फंड है, वो बदल के अगर उनको कोई और लार्ज कैप में शिफ्ट करना है तो वो मिराई एसेट का लार्ज कैप देख सकते हैं। उसी तरह एक सेक्टोरल फंड है, उसे भी बदल कर वो एक कोई दूसरे फंड में जा सकते हैं, जैसे कोई एक फोकस्ड फंड। तो ये जो बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन फंड्स में जो गेन हुआ होगा तो उसमें आपको गेन बुक भी हो जाएगा और उसमें से 1 लाख आप हर साल टैक्स फ्री साइड में रख सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव उनको यही है, पैसे चाहिए नहीं तो आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए बुक न कीजिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में सुधार करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बैलेंस बढ़ाने के लिए, उसके लिए कीजिए। उसमें आपको कैपिटल गेन्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसमें से पार्ट आपको टैक्स फ्री भी हो जाएगा। चलिए आनंद जी, मेरे पास समय ना लगभग खत्म हो चुका है। जल्दी से कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं अर्णव जी को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। और शो को आगे बढ़ाते हैं, झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, गुरु मंत्र क्या होगा आपका आज का? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि हर निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस समझें। काफी बार हमने देखा कि इन्वेस्टर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझते हैं। हालांकि दोनों का पर्पस आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना ही है, लेकिन फर्क इतना है कि सेविंग जो है वो आपकी इनकम का कुछ हिस्सा है जो आप बचाते हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट वो है जब आप किसी फाइनेंशियल एसेट को खरीदते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या गोल्ड हो, ताकि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सही मायने में आप उसको सिक्योर कर सके। तो दोनों का फर्क समझना जरूरी है। काफी बार क्या होता है, आप सिर्फ बैंक में पैसा डाल के सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का फर्क समझिए, दोनों पे ठीक तरीके से काम कीजिए, तभी आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। अर्णव जी, जब आप ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट करते हो तब एक रिस्क जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये रिस्क यही है कि जब आपका इनिशियल पैसा मैच्योर होगा तब आप दूसरी बार जब निवेश करने जाओगे तब आपका रिटर्न्स घट जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में रेट्स घट रहे हैं। इसीलिए कोई भी निवेशक हो, जब उनको एक अच्छा यानी कि हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, जैसे कि आज हम देख रहे हैं इकोनॉमी में रेट्स हाई है, तब उनको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो डेट एक्सपोजर चाहिए उसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए डेट में लॉक इन कर दे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव जी आपका और हेमंत जी आपका समय निकाला, दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और मुझे भी इसी के साथ इजाज़त दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं, क्योंकि हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग
और अपने सवाल आप हमें एक व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भेज सकते हैं और 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेजें। लिखित रूप में चाहें तो सवाल भेज सकते हैं और चाहें तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।